हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, कैसी चल रही है यूपीएससी की जर्नी। ये बात आप कमेंट करके बताइएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं 1997 का, ठीक है, 1997 का सिविल सर्विसेज का, है ना, यूपीएससी का पीवाईक्यू प्रारंभिक परीक्षा, है ना, पीटी का, किसका, पीटी का, प्रीलिम्स का क्या करेंगे हम लोग। सिर्फ एंशिएंट इंडिया, है ना, एंशिएंट इंडिया का हम लोग चल रहे थे प्रोसेस, है ना। इसमें कितने क्वेश्चन है आगे देखते हैं इसके बारे में। सीधा क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। आइए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्राचीन भारत करेंगे सिर्फ, ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ पे जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट में जो भी आपको कुछ भी समस्या है तो उसको कमेंट में करिए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। और मैं इसके बाद एनसीईआरटीज़ लाऊंगा और मैं स्टैटिक बुक्स भी लाऊंगा। मैंने एक बुक का वादा किया है, मैं उसे जल्द ही लाऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। 1997 का पीवाईक्यू करना है, जल्दी से करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 13 क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जल्दी से 13 क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है एक्सप्लेन के साथ। पहले क्या करूँगा मैं फिर से बता दूँ, ये 2 लोगों के लिए है। एक जिसका तैयारी हो चुका है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन 1 और यहाँ पर आंसर ए बी या सी कुछ भी आप वो लिख के कमेंट करिए, ठीक है। और जो दूसरा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी उनका तैयार नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे, वो इसको एनालाइज करेंगे, अपने दिमाग में इसको डालेंगे और क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। और इस एंगल से फिर वो स्टैटिक बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर समझिए, अशोक का व्यक्तिगत नाम, समझ गए, अशोक का व्यक्तिगत नाम। मैंने पिछले ही पीवाईक्यू में बताया कि अशोक के और कितने कितने नाम थे, कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। सिलेबस जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने अशोक के बारे में बताया था कि अशोक के शिलालेख, अशोक के क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल आप सिलेबस का वीडियो देखिए, सारे प्लेलिस्ट ये दिख जाएगा आपको। हिंदी मीडियम, है ना, हिंदी मीडियम जो चैनल है, आपको इसमें जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारा वीडियो मिल जाए। क्योंकि देखिए जो एक प्रोसेस में तैयारी में साथ साथ चलेंगे, ठीक है, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक साथ एक रूटीन बन जाता है कि आपको रोज़ अपलोड हो रहा है वीडियो तो आपको रोज़ देखना है। ये एक फ्री क्लासेस के रूप में एक आपके सामने आ रहा है, तो उसको आप यूज करिए, ठीक है। और दूसरा बात कि आपको एक हैबिट हो जाएगा। दूसरा बात ये कि आप यहाँ पर ऑप्शंस को कॉपी लेके बैठिए हमेशा। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। लिखने से आप घबराइए मत, लिखने का आदत डालिए ताकि आपको वो चीज़ें समझ आए। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि अशोक के वास्तविक, है ना, व्यक्तिगत नाम का किस एक राज्य देश में क्या क्या उल्लेख मिलता है, कौन कौन सा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। कालसी, रुम्मीनदेई, आप खुद से पढ़िए, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और मास्की, ठीक है। आप बताइए, आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने का कोशिश करिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा ये नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें क्या था कि मास्की में, किस में, यहाँ ध्यान दीजिए, मास्की में, ठीक है। मास्की में क्या था, मास्की में, यहाँ देखिए आंसर है आपका डी नंबर, ठीक है, डी नंबर ये आंसर है। मास्की में आपको मिलता है अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख। यहाँ समझिए, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है मास्की। मास्की में उनका व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है, राज्यादेश में, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, इससे भी शॉर्ट जो मैंने लिखा है इससे भी शॉर्ट अगर आप लिख पाए तो लिखिए। आपको मैं बस ये तरीका दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको नोट्स मेक करना है पीवाईक्यू का। बाद में अपने नोट्स में आपको पुट करना है कि आप हर एक टॉपिक के साथ, मैं वो भी करूँगा और वो भी मैं बताऊँगा कैसे होता है। पर अभी देखिए, मास्की क्या है, आंध्र प्रदेश का है जगह का नाम, ठीक है। अशोक का उल्लेख मिलता है। और एक क्या है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, मास्की और गुर्जरा, इन सब राज्य देशों में आपको क्या, अशोक का उल्लेख मिलता है, व्यक्तिगत उल्लेख। और है निट्ठुर और उदय गोल्लम, ठीक है, निट्ठुर और उदय गोल्लम, इस अभिलेख में देवा नाम प्रिय नाम है, अशोक का ही नाम है ये, है ना। ये चीज़ आपको इसमें अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ये सब आपको नोट डाउन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ भी किसी का नाम आया है, देव नाम प्रिय या फिर और भी जो नाम है अशोक के बारे में, वो आपको पढ़ना है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको पढ़ना है, ये सब हिस्ट्री में हम लोग को ध्यान रखना है। पीवाईक्यू इसलिए पहले
लेकर आ रहा हूँ ताकि जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग उस तरह से देख पाएंगे। यहाँ देखिए अन्य कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, उसको उस पर समझना है। कालसी, रुम्मी, नैदेई और फिर विशिष्ट कलिंग राज्यादेश। जब भी आप इतिहास पढ़ें तो ये इन सब टॉपिक के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो उसको आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है, यूपीसी से रिलेटेड है। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। देखिए चांदी के सिक्के आपको पता होगा, सिक्के कैसे, चांदी के सिक्के कौन, गुप्तों द्वारा। गुप्त काल में बहुत से चांदी के सिक्के आपको ये मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता था, रूपक कहलाता था, करसापन है ना, कारसापन कहलाता था, कारसापन है ना, और दिनार कहलाता था या पन कहलाता था। मैं सब कुछ इसको अलग से मैं बताऊंगा एनसीईआरटी के साथ और स्टैटिक बुक के साथ। पर अभी आप कोशिश करिए, जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। साथ साथ आंसर दीजिएगा। आंसर देने से आपको अपना रियलिटी पता चलेगा कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसका क्या है, 2 का आपका हो जाएगा रूपक। आप ये पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से। देखिए रूपक, चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, तो आपको रूपक कहा जाता था, ठीक है। आगे नोट डाउन करते चलिए। कोशिश करो वीडियो को छोटा से छोटा बनाने ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देख पाए, क्योंकि बहुत सारे ईयर है और एक भी ईयर का मिस नहीं करें। 1995 का मैंने कराया, उसको देखिए। 1996 का कराया, उसको देखिए। 1997 का कराया, इसको देखिए। और आगे भी मैं कराता रहूँगा, ठीक है। जिस ईयर में नहीं आएगा उस साल में बता दूंगा कि ये इस साल नहीं पूछा गया, ठीक है। याद देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, ठीक है। ये बात आप समझिए। और फिर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इस सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के कौन चलाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। आपको याद रखना है। शकों के ऊपर विजय का प्रतीक है ना, शकों के ऊपर विजय का प्रतीक, ठीक है, के रूप में ये लोग चलाए थे। किस चलाए थे, शकों के ऊपर विजय के रूप के प्रतीक में चलाए थे। और दिनार किसे कहा जाता था, दिनार जो ऑप्शन 2 में है उसको क्या कहते हैं, सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑप्शन का यहाँ पे रिलेटेड है। दिनार को क्या कहते हैं, सोने के सिक्के, ठीक है। आगे देखिए, सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल का है, सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल यानी कि कहाँ पे सिक्के ज़्यादा पाए गए हैं, गुप्तकालीन सिक्के का बात चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको राजस्थान का भरतपुर जगह है, भरतपुर लिखिए, राजस्थान ब्रैकेट ऐसे करिए, का इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ राजस्थान और फिर भरतपुर लिख लीजिए, भरतपुर, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, राजस्थान ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको सब समझ आना चाहिए, बाद में मैं इसका फिर से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये वीडियो आपको एक बार देखना है, सिर्फ एक बार, साथ में प्रैक्टिस करना है। और जब आपको तैयारी हो जाए पूरा तो फिर से इस वीडियो में आना है, तैयारी होने के बाद इस सब्जेक्ट का, तो और फिर उसमें PYQ आपको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। उस वक्त आप 2x में इसको देखिएगा। अभी आप इसको धीरे धीरे देखिए और एनालाइज करिए कि क्या है, ठीक है। और देखिए करपान और पन, इस सब को आपको क्या करना है, जब भी कहीं पढ़ें तो इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर एक बार और देख लेते हैं, राजस्थान का भरतपुर जो है ये आपका पूरा सोने का सिक्का मिला है। बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा में पाया गया क्या, गुप्तकालीन सिक्के बहुत ज़्यादा पाए गए, ठीक है। कहाँ एक बार ध्यान से सब याद रखिए। राजस्थान गुप्त काल का एक, जब मैं मैप बनाऊंगा तो आप समझेंगे गुप्त काल का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। तो आपको राजस्थान का भरतपुर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ये सब राज्य जो है उस वक्त गुप्तकाल सिक्के से प्रभावित थे और गुप्तकाल के सिक्के मिले हैं। ये ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछता है इस मैप के माध्यम से। यहाँ देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप ये पढ़े, जब बुद्ध का पढ़ेंगे आप, यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म है ना, बुद्ध धर्म। मैंने आपको बताया था आपको ये कि जब भी मैं सिलेबस बताया था आपको उसको लिखना है, और जब भी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको वो हेल्प होगा। यहाँ पर बताइए, वज्रपानी कहते थे या फिर क्या है, पद्मपानी, मंजूश्री, मैत्रेय, क्या कहते थे आप बताइए, क्या क्वेश्चन है फिर से समझिए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ठीक है, ये जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है उसको और कौन कौन सा नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये आपका क्या होगा इसका आंसर, आपको इसका आंसर होगा पद्मपानी, ठीक है, पद्मपानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी बौद्ध धर्म पढ़ते हैं ये सब शब्द आता है। जब भी ये शब्द आए, ये सब शब्द आए तो आपको क्या करना है, ये सब शब्द जब भी आएगा तो आपको उसको आपको नोट डाउन करते चलना दिमाग में कि क्या है ये सब, ठीक है। और फिर पद्मपानी जो है इसको क्या बोलते थे, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है ना, अवलोकितेश्वर को दूसरा नाम था, ठीक है। आगे चलते देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अन्य नाम क्या था, पद्मपानी।
वज्र पानी के बारे में आपको पता करना है जब आप पढ़ेंगे तो, है ना। मंजूश्री के बारे में, मैत्रेय के बारे में, ठीक है। और यहाँ समझिए 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक पूजा करते थे पद्म पानी, ठीक है। और यहाँ पर काम का अवतार माना गया है पद्म पानी को, ठीक है, काम का अवतार। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब समझिए। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 4 आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। पुलकेशीन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो कैसा हो। देखिए यूपीएससी जो है आपको फैक्चुअल नहीं पूछ रहा है, बहुत कम पूछ रहा है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है सारी चीज़ों को। आप यहाँ पर सुनिए, संवत मतलब आप समझ गए होंगे, एक मिनट। संवत मतलब क्या होता है, कैलेंडर होता है, ठीक है। जो हम लोग आज कैलेंडर यूज करते हैं ना, तो विक्रम संवत, शक संवत, आज भी भारत नेपाल जैसे देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि शक संवत से विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे अगर 445 का दिनांकित है तो आप विक्रम संवत में क्या डेट होगा, यहाँ पर 601 होगा, 330 होगा, 300 होगा या 407 होगा, ठीक है। आप इसको करने का नियम क्या होता है पहले ये समझिए, इसको फिर मैं आंसर बताऊंगा। यहाँ देखिए 4 नंबर, इसका नियम क्या होता है सो देखिए, इसका नियम क्या होता है। यहाँ देखिए शक संवत को विक्रम संवत में दिनांकित करने के लिए क्या रूल है, 78 + 58 है ना, 78 + 58 है ना, 58 इक्वल टू 136 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर समझिए आप। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मिनट मैं फिर से समझाऊंगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 601, ठीक है। कैसे हुआ यहाँ पर समझिए, आप समझते चलिए। ये सबको आपको दिमाग में बैठना है, अगला बार आप खुद 1-2 करके देखिए। पुलकेशीन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करेंगे तो वर्ष होगा 601, क्योंकि शक संवत को यहाँ देखें, शक संवत को विक्रम संवत में दिनांकित करने के लिए क्या करना पड़ता है, 78 और 58 जोड़ना पड़ता है, आपको 136 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। 136, ठीक है। यहाँ पर 136 आप क्या करेंगे, 445 में 465 है ना, 465 में 136 जोड़ देंगे, ठीक है। ये तो आपको यह 601 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये समझिए आपको क्या करना है, जब भी चेंज करना है तो आपको 136 जोड़ना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, कि ये जोड़ना पड़ता है शक को विक्रम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आप भी इसको कैलेंडर बोलते हैं, आप भी आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं। चलिए आगे, सूची 1 सूची 2 है ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। और प्रश्न जो है हमेशा पढ़िए, क्योंकि पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, कभी नहीं और कभी हाँ में कन्फ्यूज होकर आप गलत कर देते क्वेश्चन को। तो पहले पढ़िए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ऐसे एग्जाम में पढ़िए, सब हैबिट रहेगा तो आप पढ़िए एग्जाम में। और सूचियों को के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। इसमें आप लोग समझ के क्या करना है, सूची यहाँ पर देखिए, सूची 1 और सूची 2 है, इसको इससे मैचअप करना है, ठीक है। सूची 2 पहले क्या है, गुप्त है, चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव है, बादामी, पनमलय और फिर खजुराहो और देवगढ़, ठीक है। ये सब आपको मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कूट का इस्तेमाल करिए, वीडियो पॉज करिए, आराम से सोचिए और मैच करने का कोशिश करिए, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा आप यहाँ पर देखिए, है ना, 5 नंबर का क्या होगा आंसर, इसका ए होगा। क्या होगा, ए। 1 मिनट में दिखाता हूँ कैसे ए होगा, ठीक है। इसको 1 मिनट फिर से मैं दिखाता हूँ, ए होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ए। कैसे, ए का 4 यहाँ पे मिला के आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर गुप्त, यहाँ पे देखिए गुप्त को यहाँ पे 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे गुप्त को देवगढ़ है ना, देवगढ़ से मिलाया गया है, गुप्त को देवगढ़ से। क्यों, दशावतार मंदिर के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। दशावतार मंदिर जब भी पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो गुप्त काल से संबंधित है, देवगढ़ जो है किससे संबंधित है तो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। ये संबंध पूछ रहा है एक तरह से। चंदेल देखिए, चंदेल का क्या है, खजुराहो, ठीक है। विश्वविख्यात मंदिर था ये, विश्वविख्यात मंदिर क्या, खजुराहो, किससे संबंधित है तो चंदेलों से इसका निर्माण। चालुक्य, बादामी, आप पता है बादामी किससे संबंधित है, चालुक्य से पता होगा आपको। और ये क्या थी, राजधानी थी आपकी, ठीक है, राजधानी। और पल्लवों से क्या है, पनमैल है ना, पनमैल। इसमें क्या होता है ना कि आपको एलिमिनेशन का ट्रिक आपको आजमाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा आपका कुछ अगर आ रहा है, जैसे कि ये चीज़ें, जैसे गुप्त का देवगढ़, 1 मिनट, चंदेल का खजुराहो, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। 1 मिनट में फिर से बता दूँ, चंदेलों का खजुराहो ये तो आपको पता होगा, चालुक्य का बादामी, ये 2 को पता है। तो आप लोग इसको आप एलिमिनेशन ट्रिक से आप इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए करने का।
कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं, 50% एक्यूरेसी ला पा रहे हैं, है ना, 75% ला रहे हैं, 25% ला रहे हैं, 4 ऑप्शन होता है ना, 1 2 3 4, तो आप कितने को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। जितना परसेंटेज आपका बढ़ रहा है उतना आपका इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आप 100% बता पा रहे हैं आंसर तो फिर बेस्ट है ये, 100% का एक्यूरेसी रखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के आंसर लाने में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ देखिए, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित है, ठीक है। यहाँ पर समझिए महाभारत का संबंध है, महाभारत हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतियों, विभिन्न भाषाओं की कृतियों, है ना, क्या उनका कृति युग्म से सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, मतलब मैच करना है, ठीक है, कि सही कौन कौन है, ठीक है। सारलादास, ठीक है, और ये बंगाली से मैच कराया गया है। काशी राम, इसको उड़िया से मैच कराया गया, ठीक है। टिक्कण, इसको क्या किया है, मराठी से, और एप्पा इसको कन्नड़ से, ठीक है। जहाँ तक आप लोग बताइए, आप लोग पढ़ रखे इसके बारे में, कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पर समझिए थोड़ा देर, फिर मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ देखिए जो सही है वो कौन सा है, इसका सही कौन सा है, पंपा, और जो कन्नड़ में है सो, ठीक है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं में कीर्तियों और उसकी कीर्तियों के युग में जो है कौन सा सही था, पंपा जो है सो कन्नड़, है ना, पंपा कन्नड़, ये आपका सही है, ठीक है। 6 नंबर का आपका डी, पंपा कन्नड़। एक मिनट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक मिनट, डी नंबर ये आपका सही है, ठीक है, पंपा कन्नड़। आप इसको नोट डाउन करिए, पंपा डैश दीजिए, कन्नड़ लिखिए। ये भाषा आप समझ गए ना कि महाभारत का जो भाषा अन्य भाषाओं में ये हुआ था वो, एक मिनट यहाँ देखिए, लिखिए फिर से, अन्य भाषाओं, विभिन्न भाषाओं में कीर्तिकारों का कौन से कीर्ति कौन किया है उसका, ठीक है। तो पंपा जो है कन्नड़ में किए थे, ठीक है, महाभारत को। तो क्या कहता है, बंगाली, उड़िया और मराठी में कौन किए थे, जब आप पढ़ेंगे, जब आपको महाभारत का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, महाभारत, है ना, तो आपको जब वहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से कौन, तो आपको उस वक्त ध्यान रखना है कि बंगाली कौन किए थे, उड़िया कौन किए थे, मराठी कौन किए थे। इस टाइप का चुनिंदा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखिए, इसको ध्यान रखना है आपको, टिक्कन क्या होता है, काशीराम क्या होता है, सारलादास क्या होता था, इस सब का क्या रोल है, इसको इससे मिलाना है, उस वक्त मैं मिला के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, अभी आप लिखते चलिए, नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, ठीक है, व्यापारियों का निगम पूछ रहा है, ठीक है। चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम, है ना, मणिग्राम 7 नंबर का, ये आपको पता होगा, मणिग्राम था, कौन था, मणिग्राम। मैं फिर से दिखाता हूँ, मणिग्राम ये थे, ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करिए। तो ये हो गया, इसमें क्या है, उम्मीद है आप लोग वीडियो पॉज करते होंगे और आंसर सोचते होंगे खुद से, अपने दिमाग पे जोर नहीं दीजिएगा, तब तक आपका ये नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए विकास, यहाँ देखिए, प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था उसको क्या बोलते हैं, मणिग्राम, है ना। मणिग्राम क्या होता था, 9वीं और 13वीं शताब्दी से संबंधित है, ठीक है। 9वीं और 13वीं शताब्दी तक समुद्र तटीय तथा आंतरिक व्यापार का संलग्न क्षेत्र था। कौन सा, मणिग्राम। मणिग्राम जब भी आएगा तो इसको क्या आप जोड़िएगा, व्यापारियों का निगम से आप इसको जोड़िएगा, बात समझ रहे हैं। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, अष्टदिग्गज किससे संबंधित था, कृष्णदेव के राय के दरबार में 8 विद्वानों का एक जो समूह है उसको कृष्णदेव राय का जो टाइम है उसमें क्या बोलते थे, अष्टदिग्गज, 8 दिग्गज, है ना, 8 विद्वान, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये सब आपको लिखते चलना है। परिषद क्या थे, वैदिक कालीन संस्था थे। और चतुर्वेदी मंगलम के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो उसको आपको नोट डाउन करना है। अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, देखिए, जब भी आपका कोई कीवर्ड आ जाएगा, कभी भी आप पढ़ रहे हैं और कोई कीवर्ड आ गया कि इसे कहा जाता था, ये इसे कहा जाता था, है ना, तो ये बहुत ही किसी का फेवरेट है, ठीक है, FAVOURIT, है ना, फेवरेट है। आपको वर्ड मीनिंग याद रखना, सारी चीज़ों का फेवरेट था, ठीक है। तो ये चीज़ें फेवरेट था। आगे चलिए, देखिए ABC का। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपको ना अभी जब तैयारी आप कर रहे हैं, जिस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें क्या करना है आपको तैयारी के दौरान क्या रहना है, आपको ये आइसोलेटेड रहना है, ठीक है, आइसोलेटेड रहना है। आइसोलेटेड रहने से क्या मतलब है, आइसोलेटेड रहने से मतलब आप अपना सेल्फ से मतलब रखिए, ठीक है, कि आपका क्या नंबर आ रहा है, आप क्या पढ़ाई का तैयारी कर रहे हैं, आपका 1 साल बाद एग्जाम है तो आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सोर्स को लिमिटेड करिए, सोर्स आपको पढ़ना है एकदम लिमिटेड। जैसे मेरे जैसा जो मैंने जो चैनल बनाया इसमें आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू चीज़ नहीं। मैंने आपको फिर याद दिला रहा हूँ, देखिए कि आप करेंट अफेयर्स अगर डेली मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, है ना, कुछ कमेंट करिए, कुछ कमेंट आ जाएगा तो मैं उस पर सोचूंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए और चीज़ें आप जो आपके दोस्त हैं, अपने जो ऐसे दोस्त जो यूपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है,
तो वो क्या है कि वो जो रिलेशन है आपका, तो उससे आप बातें करिए, ठीक है, उससे आपको कोई ये नहीं है, उससे आप शर्माइए मत, तो अपना प्रॉब्लम्स ये सब बताइए। लेकिन जो फालतू के लोग हैं उनसे आप दूर रहिए, अपने तैयारी से संबंधित चीज़ें उतना वहाँ पे दिमाग मत लगाइए, ठीक है, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए। आगे चलिए, यहाँ पर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सूची 1 को है ना क्या है, ग्रंथाकार है ना, और मूल ग्रंथ सूची 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए मिलाइए, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, इधर 4 ही है और इधर 5 है, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा मिलाए। वराम मिहिर, ठीक है, वराह मिहिर, ठीक है, विशाखा दत्त, शूद्रक और विल्हण। इधर क्या क्या है, मूल ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथकार की कौन सा ग्रंथकार थे, और मूल ग्रंथ किसका था, प्रबंधन चिंतामणि, मृच्छकटिकम, ये सब नाम आपने सुन रखा होगा। वृहत संहिता, देवी गुप्तम, ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम, विक्रमाकदेव चरित है ना, विक्रमादेव चरित्र, इस सब के बारे में, ठीक है। और यहाँ कूट का प्रयोग करिए, एलिमिनेशन ट्रिक से इसको कोशिश करिए बनाने का, ठीक है, ये आपका टास्क है, ये सब आप करते चलिए, ठीक है। आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। देखिए 8 नंबर का क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये वाला जो है बी नंबर, इसको ध्यान दीजिए, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन मैंने बता रखा है, यहाँ देखिए, वराह मिहिर जो है ये वृहत संहिता से संबंधित है। आपको विशाखा दत्त जो है वो देवी गुप्तम से संबंधित है, ये मूल ग्रंथ है ना, और ये आपका प्रतिपादक का नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शूद्रक जो है सो मृक्ष, ये तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे शूद्रक जो है मृच्छकटिकम को लिखे थे, शूद्रक ने लिखा था, ये मैंने पिछले PYQ में बताया था, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए आप यहाँ पर। विल्हण जो है ये क्या है, विक्रमादेव चरित है ना, विक्रमादेव चरित को कौन लिखे, तो विल्हण है ना, यहाँ पे याद रखिए। और एक एक्स्ट्रा दिया गया है इसके बारे में, जो एक्स्ट्रा था याद है, एक 5वां नंबर जो एक्स्ट्रा था, प्रबंध चिंतामणि, जो ये मूल ग्रंथ है, ये क्या है, मूल ग्रंथ, ये जो मूल ग्रंथ है ये कौन लिखे हैं, मेरुतुंग, ठीक है, मेरुतुंग ने लिखा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने कर दिया है, जहाँ पर मैंने अपना काम किया है वहाँ पर आप उसको नोट डाउन करिए, जो काम छोड़ दिया गया है तो आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको उसको अपना दिमाग से उसको सोचना है, ठीक है। यहाँ देखिए, बनाया कुछ नहीं मिलता, आपको खुद से मेहनत करने का आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, हम लोग खत्म करने वाले हैं। निम्नलिखित मानचित्र, देखिए मानचित्र के आधारित क्वेश्चन UPSC बहुत पूछा है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा 3-4 क्वेश्चन पूछा है पहले, अब तो नहीं पूछता है निम्नलिखित PT में, ठीक है, अब तो PT में ऑप्शनल में पूछता है, ठीक है। अभी देखिए निम्नलिखित, यहाँ समझिए, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए, क्रमशः A, B, C और D द्वारा अंकित स्थल कौन कौन से। तो बता दिया कि क्या पूछा है, 16 महाजनपद आप पढ़ चुके हैं, 16 महाजनपद, उनमें से 4 दर्शाया है इस मैप में, ठीक है। तो महाजनपद जब भी आप पढ़ें तो 16 का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा था। यहाँ पर देखिए A, B, C और D, आपको यहाँ सोचिए यहाँ पर कौन था 16 महाजनपद, आपको 16 का नाम आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब नोट डाउन, जब पढ़ेंगे तो आप नाम याद रखिए। दूसरा कि लोकेशन, जब आप पढ़ें तो मैप में दिखाऊंगा, आप उसको मैप में देखिए, ठीक है। आपको एक हैबिट डालिए कि मैप बनाने का, ठीक है। और उसको यहाँ पर देखिए, ए में क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं फिर आगे मैं समझाऊंगा। यहाँ देखिए ए में क्या है, मत्स्य, चेदी, कौशल और अंग, ठीक है, ABCD क्रमशः ऐसे है ना। सूरसेन, आवंती, वत्स और मगध, ये बी में है। सी में क्या है, मत्स्य, आवंती, वत्स, अंग, ठीक है, इसको एलिमिनेट करिए, कुछ चीज़ें खुद से करिए। सूरसेन, चेदी, कौशल और मगध, ठीक है, इसमें से करिए कुछ चीज़ें, मैं मुझे पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए में क्या हो जाएगा आपका, इसका पहले 1 मिनट, 9 नंबर का आप यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। मत्स्य, आवंती और वत्स और अंग, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर से मैं दिखा दूँ कौन सा, C नंबर, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आइए, देखिए मैप, जैसे कि आप यहाँ पर अपना एक हिसाब से मैप बना लीजिए, एकदम बेसिक मैप बनाइए बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है, बेसिक मैप बनिए। अब क्या है कि इस मैप में जो A, B और C और D का लोकेशन है, यहाँ देखिए A में क्या हो जाएगा,
आपका मत्स्य हो जाएगा। मत्स्य क्या, जयपुर, वर्तमान में कहाँ, जयपुर, ठीक है। दूसरा जयपुर कहाँ है आपको पता है, आप लोग कमेंट करिए। जयपुर से कोई होंगे तो जब कमेंट करिएगा, इंदौर से कोई होंगे तो कमेंट करिएगा, इलाहाबाद से कोई होंगे तो कमेंट करिए, और भागलपुर से कोई होंगे तो कमेंट करिए। साथ में लिखिए कि आप कब CPC का तैयारी करें, ठीक है। यहाँ देखिए मत्स्य जो है वो कौन हो गया, ए से संबंधित, ठीक है। अवंती जो है इंदौर, अवंती इंदौर, यहाँ देखिए बी, ये वाला हो गया। सी क्या है, वत्स, इलाहाबाद, सी क्या है, वत्स, इलाहाबाद। और डी क्या, अंग, भागलपुर, ये डी भागलपुर, ठीक है, अंग। तो ये इसका लोकेशन है, आपको ये याद रखना है ना। 4 महाजनपद यहाँ बताए गए हैं और आपको 16 के 16 याद करना है। जब मैं 16 महाजनपद पढ़ाऊँगा तो मैं सबका डिटेल बताऊँगा। यहाँ पर देखिए अभी चैनल में अपडेट अभी आते रहेगा। अभी 1997 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए 1998 का भी बताया जाएगा, आगे और भी बताया जाएगा। तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वो सब नोटिफिकेशन वगैरह आप चालू करिए ताकि आपको वो आते रहे, ठीक है। यहाँ देखिए प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ देखिए इधर है दाईं और इधर है बाईं, समझ गए। हिंदी हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन दाईं, एक मिनट, यहाँ देखिए, है ना, दाईं और बाईं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर, ऐसे कौन लिखा था, उल्टा, उर्दू देखे उस टाइप से। तो यहाँ पूछा जा रहा है ब्रह्मी थी, देवनागरी थी, अगला ऑप्शन है शारदा थी, यहाँ देखिए शारदा थी, या फिर खरोष्ठी थी। कौन सा ऐसा लिपि था जो ऐसे लिखा जाता था इस दिशा में, ठीक है, ऐसे दाईं से बाईं। बताइए आंसर, बताइए क्या लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लगता है आपको, डी नंबर, क्या, खोष्ठी, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा होगा, खरोष्ठी, ठीक है, खरोष्ठी, ये वाला आंसर है, ठीक है, डी नंबर, खरोष्ठी। यहाँ मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। प्राचीन भारत में एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो कौन थी, खरोष्ठी लिपि। ब्रह्मी क्या था, ब्रह्मी से लिपि के बारे में आप थोड़ा सा नोट डाउन करिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख इससे मिले हैं, ठीक है। कोमा में खाली ब्रैकेट करती है, अशोक के अधिकांश अभिलेख, ऐसे है ना। 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टिफेंथर महोदय ने, टिफेंथर, ये सब नाम आपको याद रखना है। टिफेंथर महोदय ने दिल्ली में मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ लेख का पता लगाया, जिन्हें सबसे पहले सन 1837 में, ये तो आपको पता होगा, सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, पढ़ा, और 1750 में आपको टिफेंथर महोदय ने क्या किया, दिल्ली में मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ का पता लगाया। पता कौन लगाया, टिफेंथर। फिर से पूछ रहा हूँ कि अशोक के शिलालेखों का पता कौन लगाया, पता देखिए, पता कौन लगाया, टिफेंथर महोदय, ठीक है, टिफेंथर महोदय, 1750, ठीक है। और कितना टाइम लग गया पढ़ने में उसको, 1837, ठीक है। ये वाला जेम्स प्रिंसेप ने 1837 और आपको 1750, यहाँ पर आप माइनस करिए और यहाँ पर आप पता करिए कितने डेट होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए 10 नंबर। उसके बाद खरोष्ठी लिपि के बारे में थोड़ा सा और जानिए। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख ज़्यादातर खरोष्ठी में लिखे गए हैं। शिलालेख किस में लिखे गए हैं आपको, ब्रह्मी लिपि में। और खरोष्ठी लिपि में क्या किया गया है आपको, उत्तर, यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम, ये दिशा में, इधर इस साइड उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। यहाँ पर क्या किया गया, अशोक के अभिलेख में ज़्यादातर मिला है ये खरोष्ठी लिपि में। और साहबगंज, यहाँ देखिए शहबाजगढ़ी, मानसेहरा आदि प्रमुख है ना, सेहरावगढ़ी और मानसेहरा जो है आदि प्रमुख जो है इसका आपको जगह है जहाँ पर ये अभिलेख मिले हैं। आगे देखिए कुछ और चीज़ें। अरमाइक लिपि, ये क्या होता था, अरमाइक लिपि कांधार और मध्यमान है ना, मध्यमान के लेख हैं, ठीक है, मध्यमान के लेख, इसको क्या बोलते थे, अरमाइक लिपि। और जब भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो और भी लिपियों के बारे में अलग से बताऊंगा। यहाँ देखिए अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक अपवाद में क्या क्या, देखिए सब विषय क्या था, अशोक का जितना भी अभिलेख का विषय है वो क्या है, प्रशासनिक विषय है। जितने भी अभिलेख उसके मिले हैं वो प्रशासनिक से संबंधित है, ठीक है। पर अपवाद क्या है, अपवाद में यहाँ देखिए, अपवाद में एक अपवाद भी है, देखिए क्या है, रुम्मी नदेई है ना, रुम्मी नदेई अभिलेख है ना, रुम्मी नदेई, ठीक है, नदेई अभिलेख, ठीक है, नदेई अभिलेख। ये क्या है आपका, आर्थिक है। तो सभी क्या है, प्रशासनिक, और एक आर्थिक है, उसका नाम क्या है, ये पूछ सकता है कि नहीं आगे भविष्य में। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है कि हमेशा प्रशासनिक कौन है, हमेशा ये प्रशासनिक, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ देगा कि इसका संबंध क्या है, तो आर्थिक है, क्या है, आर्थिक। रुम्मी नदेई अभिलेख का संबंध आर्थिक है, अशोक के अभिलेख से संबंधित है, ठीक है।
अशोक के अभिलेखों का निर्माण चुनार मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर द्वारा हुआ है। आपको पता होना चाहिए सब। चुनार क्या होता है? चुनार एक बलुआ पत्थर है जो मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर से क्या हुआ, अभिलेखों का निर्माण हुआ अशोक के। तो आप जब और भी जब देवनागरी पढ़ेंगे, शारदा पढ़ेंगे, तो आपको इस सब के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करते चलना है। यहाँ पर आइए 11 नंबर आइए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर में हम लोग पहुँच गए हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु का संवाद के रूप में है। देखिए मिलिंद पन्हो जो था एक ग्रंथ है, इसमें क्या हुआ है, संवाद है। क्या है? संवाद। क्या क्या है? एक मिलिंद राजा था, ठीक है, मिलिंद उसका और किसी एक बौद्ध भिक्षु से। बुद्ध भगवान के बहुत सारे भिक्षु थे जिन्हें फेमस कुछ नाम है, उस समय लिखवाऊंगा। उसमें से कौन से बुद्ध भिक्षु जो है सो मिलिंद के संवाद क्या ये इसमें मिलता है, ठीक है। साक्षी मिलिंदो पनो है ना, पनो में यहाँ पर देखिए नागसेन, नागभट्ट, नागार्जुन, कुमारी लभट्ट, ठीक है, कुमारी लभट्ट। ये सब आपको नाम याद रखना है। ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनके शिष्य हैं। तो कौन क्या है आपको यहाँ पर ध्यान चाहिए। 11 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा, नागसेन। क्या हो जाएगा? नागसेन, ठीक है, नागसेन। ये आप समझिए, यहाँ फिर से मैं कर दे रहा हूँ, नागसेन, ठीक है, आप समझ गए, नागसेन होगा ए, है ना, 11 नंबर का ए। आगे चलिए समझिए, नागसेन। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अपनो राजा मिलिंद और एक बुद्ध भिक्षु जिसका बीच संवाद है वो नागसेन था, ठीक है, ये आप समझ गए। मिलिंदोपनो है ना, क्या है, मिलिंद पनो जो था यूनानी राजा मिनांडर है ना, मिनांडर एंड बुद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वाद विवाद है। कौन सा वाद विवाद? दार्शनिक वाद विवाद, ये समझ गए आप। फिर है पाली भाषा में। कौन सा भाषा में ये लिखा गया है? ये आपका पाली भाषा में लिखा गया। बुद्ध के अनेक चीज़ें पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। ईसा के पहली 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के बारे में इसमें मिलता है, ठीक है। और सुनिए, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारी लभट्ट है ना, कुमारी लभट्ट के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको सब ध्यान रखना है, ध्यान से वहाँ पर थोड़ा सा आपको दृष्टि रखना है। 12 नंबर क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है। तो अशोक के जो स्तंभ है, प्रशस्त स्तंभ, उसके बारे में कौन सा इनमें से एक गलत है, ठीक है, ये आपको देखना है। देखिए ध्यान से, कौन सा एक गलत है, सही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, गलत पूछ रहा है, ठीक है। इस पर क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान दीजिए चारों को। इस पर बढ़िया पॉलिश है। क्या बोल रहा है कि जो स्तंभ है उस पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, यह बिना टूटे हुए, मतलब एक ही पत्थर से निर्मित है, ठीक है। तीसरा, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ठीक है, स्तंभों का जो सॉफ्ट है वो सुंडाकार है, ठीक है, सुंडाकार है। ये क्या है? स्थापत्य संरचना का भाग है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें से कौन सा गलत है, आपको क्या लगता है, थोड़ा सोचिए और बताइए, है ना। ये स्थापत्य संरचना का भाग है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला गलत है, ठीक है। बाकी सब ये सही है। देखिए इसमें पॉलिश रहता है, ठीक है, पॉलिश मारा जाता है। पॉलिश कैसे लगाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। यह अखंड है, ये एक ही पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और यह स्तंभों का सॉफ्ट शंकुकार है, ठीक है, शंकुकार है, आपको पता होगा, आगे मैं बताऊँगा। चलिए, शंकुकार यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, शंकुकार है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसमें, इसका आंसर आपको एक है ना, क्या है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा देखिए। एक व्यक्ति है ना, वक्तव्य है ना, एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है। कौन सा गलत है? ये जो है सो स्थापत्य रचना का भाग है, स्थापत्य रचना का भाग नहीं है। सही क्या क्या है? सही है, इस पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है ना, एक ही पत्थर से निर्मित, मैंने आपको बताया। स्तंभों का सॉफ्टीकरण शंकुकार है, सॉफ्ट जो है वो शंकुकार है। मैं दिखाऊंगा चित्रों को सही, तो अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो। और लास्ट एक अलग से पॉइंट क्या है, देखिए, स्तंभ के सिरोभाग में उल्टे कमल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उल्टे कमल ऊपर में जो है ना, उल्टे का सिरोधार में ऊपर में, ठीक है, उल्टे कमल के फूल का चित्र और उसके ऊपर वर्गाकार है ना, वर्गाकार या चबूतराकार, आपको वर्गाकार या चबूतराकार है ऐसा कुछ करके, ठीक है। कमल है, उल्टा कमल, क्यों उल्टा कमल बनाया गया इस पर पूरा चर्चा करूंगा। और ऊपर में एक ये चबूतराकार या फिर वर्गाकार स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, वर्गाकार चबूतराकार, एक ऐसे ही आकृति है। देखिए फिर से बता दूँ, एक कमल है उल्टा और ऊपर में एक चबूतराकार ऐसा है, और फिर नीचे वो है शंकुकार, और फिर ये आपको पूरा चित्र दिखाऊंगा। अभी देखिए आगे प्रश्न संख्या 13, लास्ट क्वेश्चन है इस यूपीएससी के समय। यहाँ देखिए आप करिए,
नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कौन सा है? तो संवाद यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, आप गौर कर रहे हैं, संवाद किसका किसका? नचिकेता और यम के बीच, ठीक है। नचिकेता कौन थी, यम कौन था, इसके बारे में क्या था यहाँ पर देखिए। कौन कौन से है ना यहाँ पर उपनिषद है, यहाँ देखिए। छंदोग्योपनिषद में, कंठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, केनोपनिषद में, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसको और सोचिए इसका आंसर आप दे रहा था, इसका क्या था? कंठोपनिषद में, ठीक है। क्या है? नचिकेता और यम का, ठीक है। क्या संवाद था इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ना। नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में कहाँ पे है? कठोपनिषद में, सी नंबर है, ठीक है। और इस संवाद में क्या है, देखिए यहाँ पर इस संवाद में नचिकेता है ना, नचिकेता यम से मृत्यु के बारे में रहस्यमयी जानने का प्रयास कर रहे हैं। मृत्यु जो यम के द्वारा किया जाता है, ये धार्मिक मान्यता है, तो ये जानना चाहिए कि मृत्यु के बारे में क्या क्या है। पूरा संवाद है, हम लोग यूपीएससी जब पढ़ते हैं तो ये पूरा संवाद पढ़ेंगे, समझेंगे। और इन सब के बारे में जब आप मुंडकोपनिषद पढ़ें, है ना, केनकोपनिषद पढ़ें, छंदोग्योपनिषद पढ़ें, तो जब आपका ये सब टॉपिक आएगा, ये सब कीवर्ड्स आएगा, तो ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आइए मैं एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि आपको यूपीएससी तैयारी में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए। और 1 मिनट, आप लोग इतना देर मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ आपको। थैंक यू।